जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लास होने वाली है ये स्टैटिक जीके पार्ट 2 है, यानी पार्ट 1 यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपके इसी चैनल पर स्टडी राज 25 पर पार्ट 1 आप देख सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से उन प्रश्नों को सोल्व कर लें। ठीक है, और बाकी वो सारे स्टूडेंट्स जो इन प्रश्नों को अभी पढ़ने वाले हैं उनमें आपको बता दे रहा हूँ कि जो रेलवे वाले स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी रेलवे की एग्जाम्स निकलती है उनके लिए यहाँ पर ये फिजिक्स की क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए शुरुआत से लेकर एंड तक ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है। और एमपीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस कोई सी भी स्टेट की हो, ठीक है, उन सभी के लिए यहाँ पर ये जो फैक्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनेंगे। राइट, इसलिए ध्यान से इसको देखना है, समझना है और वीडियो को एंड तक यहाँ पर देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर सबसे पहला वाला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में फिर आपको इसका आंसर कमेंट करना है, जो भी आपका आंसर है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दें क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका कोई ऑप्शन वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा पढ़ लें इसको। यहां पर यह बोला है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, महासागर में गहराई में डूबी हुई वस्तुएं हैं कोई, उसकी स्थिति जानने के लिए वो कहां पर है, कितनी गहराई पर है, ये जानने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। यदि आपने पढ़ा है मापन वाला टॉपिक तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, जो भी आंसर है आपका कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, चलिए तो इसका यदि आंसर आपने कमेंट कर दिया है तो अब यहां पर देख लें कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का इस्तेमाल करते हैं, सोनार का। ठीक है, अब सोनार यहां पर क्या है थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, सोनार का प्रयोग करते हैं किसी भी गहराई में कोई वस्तु स्थित है, जैसे कि मान लो से कि यहाँ पे टाइटैनिक जहाज डूबा हुआ काफी गहराई में है। ठीक है, अब उसको जहाँ पे यहाँ पर है या नहीं है, कितनी गहराई में है, ये सब जानने के लिए साइंस किसका इस्तेमाल करता है, सोनार का इस्तेमाल करता है। अब सोनार क्या है थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। तो अगला वाला पॉइंट यहाँ पे, अगला वाला प्रश्न देखें, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो यहाँ पे क्लियर हुआ है कि सबसे गहराई में यदि कोई मान लो से बहुत गहराई में है समुद्र में, उसमें उस वस्तु की स्थिति जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, जानकारी निकालने के लिए आपको सोनार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इसमें सोनार, सोनार मतलब वही सोनार की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ध्यान से इसका आंसर आप लगाएं, जो भी है आंसर कमेंट जरूर करें। ठीक, चलिए तो सोनार में हम किस, यहां पर ध्वनि की तरंगे हैं। ठीक है, क्या है, ध्वनि की तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वस्तु की स्थिति के बारे में जानने के लिए कि कितनी गहराई पर वो है। ठीक है, तो ये क्या है, सोनार, ध्वनि तरंगे हैं। अब किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल होता है, पराश्रव्य तरंगे होती है। कौन सी, पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा टोटल इसके बारे में डिटेल में। पराश्रव्य श्रव्य तरंगे, ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करते हैं किसमें, सोनार में। ठीक है, अब यहां पर ये क्या होता है, पराश्रव्य तरंगे, तो अभी मैंने बताया कि ये ध्वनि तरंगे हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे यहां पर आपको 3 टाइप्स की मिलेगी खास करके। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर सबसे पहली वाली जो तरंग होती है उसको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहां पर आती है श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे। और तीसरे नंबर पे आती है, 3 तरंगे होती है जिसमें तीसरे नंबर पे आती है पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। राइट, तो इस तरीके से यहां पे 3 तरंगे हैं। ठीक है, और इन्हीं में से एक तरंग, तीसरी तरंग पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल करते हैं समुद्र की गहराई के बारे में जानने, किसी वस्तु के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, श्रव्य तरंगों का, अवश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो अवश्रव्य तरंगे होती है काफी कमजोर टाइप की होती है और ये तरंगे जब मान लो से कोई वस्तु कंपन करती है और ये तरंगे जब उत्पन्न होती है तो उससे जो आवाज निकलती है वो हमारे कानों तक पहुंचती भी है तो भी सुनाई नहीं देगी, बहुत कमजोर टाइप की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो श्रव्य तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इतने हर्ट्ज तक की आवृत्ति होती है, उसे हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। राइट, अब ये जो तरंगे हैं ये हमारे कानों के द्वारा अनुभव की जाती है, मतलब ये हमारे जो कान है इनको सुनने के लिए सुग्राही होते हैं, मतलब कोई भी आवाज जो आती है उसे हम सुन सकते हैं।
वो कैपेसिटी जो होती है वो इसके अंतर्गत होती है, वो तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती है, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। राइट, इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, ठीक, तो इसका वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में पराश्रव्य तरंगे मतलब एकदम बहुत हाई क्वालिटी की तरंगे, बहुत ज़्यादा आवृत्ति वाली तरंगे, मतलब ये है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो तरंगे हैं, इससे अधिक आवृत्ति वाली जो तरंगे हैं उसे हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगे, जिसे हम नहीं सुन सकते। ये सुनने गए तो फिर इंसान बहरा भी हो सकता है, इंसान पागल भी हो सकता है। राइट, इतनी खतरनाक तरंगे होती है और इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल करते हैं हम किस में, समुद्र की गहराई में कोई वस्तु है तो उसका जांच करने के लिए वो कहां पर है, कितना गहराई में। राइट, अब चलिए अगला आ जाए यहां पर तीसरा वाला पॉइंट। तीसरा प्रश्न देखो, यहां पर एक बात ध्यान रखें, आपके यहां पे मान लो से प्रश्न भले कम है लेकिन एक प्रश्न में कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, एक दूसरा वाला प्रश्न हमने डिस्कस किया, इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। ठीक है, अवश्रव्य के बारे में बन जाएंगे और श्रव्य के बारे में बन जाएंगे, पराश्रव्य के बारे में हमने पढ़ाई है। ठीक है, या फिर ध्वनि की तरंगे कितनी होती है, एक ये प्रश्न बन जाता है। एक प्रश्न डिस्कस किया लेकिन उसमें प्रश्न कितने आ गए टोटल, 4 से 5। राइट, ये तो इसमें ध्यान रखना है, संख्या भले कम हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काफी ज्यादा प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। अब पायरोमीटर का प्रयोग या पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है, जो पायरोमीटर है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है ये आपको बताना है। चलिए कमेंट कर दें, और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, कमेंट जरूर करना है। यदि हमने एक बार साइंस पढ़ा है तो आप इसको आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, और मान लो से कि इसका जवाब नहीं पता चल रहा हमें या फिर नहीं आ रहा है तो कमी है कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना फायदा होगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। राइट, इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पायरोमीटर वास्तव में क्या है, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं उच्च ताप के मापन में। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो यहां पर इसको ध्यान रखें। अब यहां पे इनको मिटाने के बाद इसका आंसर यहां पर मैं लिखूंगा। ठीक है, यदि इनको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लें इसको। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे हैं कितनी तरंगे होती है, 3 प्रकार की होती है, ये इनको यहां पे लिख लें। ठीक, क्योंकि यहां पर जगह थोड़ा कम है इसलिए यहां पे इसको हटाना पड़ेगा। चलिए, तो इसको यहां से किया गायब, और अब इसके बाद में लिखेंगे अगले का आंसर। ठीक है, तो पायरोमीटर किसका मतलब पायरोमीटर में ये किसका इस्तेमाल करते हैं या फिर पायरोमीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो उच्च ताप के मापन में, उच्च ताप मापन में। ठीक है, ये यहां पर है पायरोमीटर। क्लियर है। अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें तो चौथा वाला प्रश्न पे आ जाए। ठीक है, फोर्थ वाला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा इसको समझें। यहां पर बोला है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु तो उपयुक्त होता है वह है, कौन सा है। ठीक है, जो 2000 डिग्री सेल्सियस को माप सकता है वो जो थर्मामीटर है, वो थर्मामीटर कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर आपके पास है, आपके सामने है। ठीक है, तो देखो यहां पे इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर यही है पायरोमीटर। लेकिन पायरोमीटर कौन सा, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। कौन सा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, जो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करने वाला पायरोमीटर। ठीक है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। यहां पे इसको हटा दे रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि यहां पे लिखना पड़ेगा। इसका आंसर यहां पर लिख रहा हूं मैं, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, ये एक ऐसा थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी माप सकता है या इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर को काउंट कर सकता है। ठीक है, आपको संख्या के रूप में बता सकता है, मतलब भौतिक राशि के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, भौतिक राशि क्या होती है, ऐसा मान जो जिसे हम किसी भी भौतिक वस्तुओं को की जो माप होती है उसको संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे यहां पर देखें तो इसका आंसर यहां पे आ गया। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया लेकिन इसका आंसर यहां पे लिखना था। ठीक है, कौन सा है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक, अब फिर यहां पर देखिए पांचवा, तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। अब वॉशिंग मशीन का जैसे नाम आता है तो आपके सामने एक पिक्चर निकल के आती है, वो भी बीजेपी की, मोदी की। ठीक है, जितने भी भ्रष्टाचारी जो है नेतागण, वो सारे किसमें, वॉशिंग मशीन में जाकर धुलते हैं। लेकिन ये वाली वॉशिंग मशीन जो है वो कुछ अलग है। ठीक है, तो यहां पे ये बोला है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, जो वॉशिंग मशीन हमारे घरों में होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, ये आपको बताना है।
ठीक है, फिजिक्स का ऐसा कौन सा नियम है, कौन सा सिद्धांत है जिसके आधार पर ये जो वॉशिंग मशीन है ये कपड़ों को साफ करती, कपड़ों के मेल को निकाल लेती है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत है, तो ध्यान रखें इसका, जो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल हमने पढ़ा था, 2 बल पढ़े थे, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, उसमें से अपकेंद्रीय बल के द्वारा ही ये जो मशीन है ये कपड़ों से मेल को अलग करती है। ठीक है, राउंड राउंड घूमती है तो बाहर की साइड एक बल लगता है, तो उस बल के थ्रू ही वो मेल बाहर की साइड चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम क्या है, उस सिद्धांत का नाम है अपकेंद्रण का सिद्धांत। कौन सा है, अपकेंद्रण का सिद्धांत। राइट, तो यहां पर लिख ले हम क्या, अपकेंद्रण का सिद्धांत, अपकेंद्रण सिद्धांत का सिद्धांत। राइट, ये है। तो अब यहां पर अगला प्रश्न है आपके सामने, 6वां प्रश्न। ठीक है, संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है, सदिश राशि है, ये 4 चीजें आपको दी हुई है। संवेग दिया है, दाब दिया है, ऊर्जा दिया है और कार्य दिया हुआ है। इसमें से एक राशि है जो सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है इसमें से, संवेग है, दाब है, ऊर्जा है या फिर कार्य है, कौन सा वाला है, जल्दी से बताएं। सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो ये है संवेग। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो वेग यदि सदिश राशि है तो संवेग भी क्या है, सदिश राशि है। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये है संवेग, इसका आंसर क्या है, संवेग, संवेग। क्लियर है। अब ये टॉपिक जब मैंने पढ़ा है उस टाइम आपने यदि वीडियो आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हर एक प्रश्न को आप बना पा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब यहाँ पे 7वां है, बल गुणनफल है, तो बल किन 2 चीजों का, किन 2 राशियों का गुणनफल है ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में यही बोला है कि बल गुणनफल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ये प्रश्न को पढ़ के समझ नहीं पाते कि बल गुणनफल है इसका मतलब भी क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो बल होता है, फोर्स होता है F, ये किसका गुणनफल होता है, किसके गुणनफल के बराबर होता है। तो हम पढ़ते हैं कि F इज इक्वल टू ma, ये पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब सीधा ये है कि जो बल होता है ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो बल है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। राइट, तो इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पे प्रश्न कितने हुए, टोटल 7 प्रश्न हमने डिस्कस किए, लेकिन कम से कम यहाँ पर हमने 15 से 20 प्रश्न डिस्कस कर लिए। ठीक है, इतना मान सकते हैं, 20 नहीं तो कम से कम 15 तो मान ही सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन और आगे बढ़ेंगे और काफ़ी प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना ताकि हमारे जो परफॉर्मेंस है, हमारे जो मार्क्स है वो अच्छे खासे आ पाए। ठीक, चलिए, इसको यदि स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार और देख लेना तो आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर अगले प्रश्न आपके सामने हैं। ठीक है, और 8वां प्रश्न यहाँ पर देखें और पढ़े ध्यान से इसको। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था। ठीक है, एक ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, गुरुत्व के बारे में न्यूटन से पहले बता दिया था, पहले जानकारी दे दी थी। राइट, तो कौन वैज्ञानिक है वो, तो देखो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बड़ा सिंपल सा है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कर दें, अदरवाइज यहाँ पर देख लें। तो उस वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो। क्या नाम है, गैलीलियो, 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 गैलीली, गैलीली। राइट, ये इनका नाम है। ठीक है, साइंटिस्ट है ये, कौन, गैलीलियो गैलीली। इन्होंने सबसे पहले यानी न्यूटन से भी पहले ये बोल लिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल है, कोई बल है जो किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है या फिर पृथ्वी उसके ऊपर कोई बल लगाती है। राइट, तो इस तरीके से ये है। और इसके बाद 9th नंबर पे आ जाएं तो देखें यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है, MPPSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और बाकी यहाँ पर जितनी भी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कोई एग्जाम्स वगैरह होती है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो देखो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है, F.W. टेलर। ठीक है, F.W. टेलर, इनका नाम है F.W. टेलर, टेलर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनका नाम याद रखना है। और फिर यहाँ पर देखें तो 10वें नंबर पे
दोस्तों फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लें, अदरवाइज लास्ट में भूल जाएंगे और अगले वाला जो वीडियो आपका आने वाला है इस टाइप का प्रैक्टिस सेट के लिए तो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए अभी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक। चलिए 10वां क्या कहता है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है वहाँ से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। कैसा होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं आता है? क्या होता है आपके अनुसार, क्या है आप कमेंट करें, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखें तो किसी भी वस्तु को जब ऊपर से गिराया जाता है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अपरिवर्तित होती है, राइट, अपरिवर्तित होती है, ठीक। तो यहाँ पे अपरिवर्तित, ठीक है, क्या होगा? अपरिवर्तित मतलब नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, नो चेंज, ये यहां पे याद रखना है इसको, ठीक। अब इसके बाद 11वें नंबर पे आ जाएं तो इसमें बोला है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराने पर, ठीक है, हवा में वही जैसे अभी एक कोई चीज वस्तु गिरा रहे थे, लोहे और लकड़ी की दो बॉल आपके पास हैं, ठीक है, दो बॉल है, एक तो लोहे की है और एक लकड़ी की है, ऊपर हवा में ऊपर से गिराना है, ठीक है। तो समान भार है, दोनों का भार भी समान है और ऊंचाई भी समान है, समान ऊंचाई से इस तरीके से ऊपर से गिरा रहे जो 1-1 किलो की मान लो, ठीक है। 1-1 किलो की जो वस्तु है, कोई बॉल है, उसको ऊपर से हवाई जहाज से ऊपर से नीचे गिराया तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा, या फिर वो जमीन पर कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, समान ऊंचाई से गिराएंगे तो समान ऊंचाई से गिराएंगे तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आएगा, तो सबसे पहले पृथ्वी पर लोहे की बॉल आएगी, राइट, और देर से कौन आएगा, तो जो लकड़ी की बॉल है वो देर से आएगी, राइट। अब क्यों, ऐसा क्या कारण है, तो इसका कारण ये है कि उनका जो पृष्ठ मतलब उनका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो उसका कारण है, ठीक। देखो यहाँ पे ये बॉल किसकी है, लोहे की, ये कितने की है, 1 kg की है, 1 किलो की है, 1 kg, ठीक है। वहीं पर 1 किलो की यदि लकड़े की बॉल लेंगे हम तो कितनी बड़ी होगी, तो इससे डबल होगी लगभग, ठीक है, इस टाइप से बड़ी होगी, ठीक है। अब बड़ी होगी यहाँ पे तो इसका वजन तो दोनों का बराबर है, ये भी 1 kg की है, 1 kg और ये भी 1 kg, लेकिन इसका क्षेत्रफल कम है, पृष्ठ एरिया कम है, जिससे कम हवा इससे टकराएगी, ठीक है। यहाँ पे जो हवा टकराएगी केवल इतने एरिया में इसके हवा यहाँ पे टकराएगी, लेकिन यहाँ पे इसका क्षेत्रफल देखो तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बड़ा है, ठीक है, ये है, तो हवा इसका ज़्यादा विरोध करेगी तो ये धीरे धीरे आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कम हवा इसका विरोध कर रही है तो एकदम जल्दी से आएगी, इसके कंपैरिजन में जल्दी से आ जाएगी, राइट, ये यहाँ पर फर्क है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि यदि दोनों बॉल को गिराया जाए एक साथ में तो लोहे की बॉल पहले आएगी, लोहे की बॉल पहले गिरेगी, कहां पर, तो जमीन पर, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये है। अब फिर यहां पर देखें, यदि ये इन दोनों बॉल को यदि गुरुत्वाकर्षण की सीमा से पार फेंक दिया जाए, ऊपर फेंक दिया जाए तो फिर क्या होगा, फिर दोनों के भार में क्या परिवर्तन आएगा, फिर यहां पे भले ये 5 किलो की हो या फिर यहां पे ये 10 किलो की हो, ठीक है, वो नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर ही तैरती रहेगी, दोनों का वहां पे वजन जो रहेगा वो शून्य रहेगा, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे नहीं है, गुरुत्व बल वहां पर काम नहीं करता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर हुआ 11th का कि लोहे की बॉल पहले आ जाएगी पृथ्वी पर और ये लकड़ी वाली देर से आएगी। अब 12वां देख लो, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर होता है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर होता है, पृथ्वी के मान लो से ध्रुव है दो, दक्षिण उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों के ऊपर किसी वस्तु का भार कैसा होता है, शून्य होता है, कम होता है या फिर सबसे अधिक होता है, क्या होता है। तो आपने यदि यहाँ पर पढ़ा है इसके बारे में तो एकदम राइट आंसर यहाँ पे बताएंगे, और इसका आंसर एकदम करेक्ट ये है कि ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का भार बोलो या फिर किसी व्यक्ति का भार बोलो वो सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है, ठीक है, पृथ्वी के अन्य सतह की अपेक्षा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं सर्वाधिक है ना, सबसे अधिक, राइट। इस तरीके से यहाँ पे इसको देखना है, ध्यान देना है। फिर यहाँ पे 13वें नंबर पे आ जाओ, तो हवाओं की ऊर्जा होती है, ठीक है, हवाओं की ऊर्जा होती है। अब हवा मान लो से किस तरीके से यहाँ से जा रही, इस तरीके से बह रही है, ठीक है, इस तरीके से हवा इधर उधर जा रही है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कौन सी होती है,
और इसका आंसर आप तभी दे पाओगे हवाओं में ऊर्जा होती है इसका आंसर जब आपने ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। ऊर्जा के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, कंप्लीटली एक क्लास पूरी बनी पड़ी है ऊर्जा के ऊपर, राइट। तो आप उसको देख सकते हैं स्टडी राज 25 चैनल पर, यानी इसी चैनल पर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, दूसरा यहाँ पे गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी एक एनर्जी हवा में होती है, तो हवा बहती रहती है, ठीक है, हवा बहती रहती है, कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी इधर जा रही, इस तरीके से बहती रहती है। इसका मतलब गति करती रहती है, तो उसमें ऊर्जा कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, केवल और केवल गतिज ऊर्जा, ठीक है। हवा में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हवा में हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो केवल गतिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर ये हुआ। अब लास्ट में यहाँ पर आ जाएं 14 नंबर पे, 14 नंबर पे, तो इसका आंसर क्या है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ये पिछली वाली क्लास में मैंने इस प्रश्न को सबसे पहले लिया था, और यहाँ पर इस प्रश्न को इसलिए लिया था कि आपने पिछली वाली क्लास देखी है, नहीं देखी, या फिर आपने देखी है तो उसका आंसर आपको इसका पता है या नहीं है, ठीक है। तो वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। किसी पेड़ के पत्तों के ऊपर देखा, घास के पत्तियों के ऊपर आपने देखेंगे वर्षा की बूंदों को, तो एकदम गोल आकार की दिखाई देगी, चमकीली दिखाई देगी, ठीक है। वो जो गोल आकार होता है किस कारण से होता है, ये जवाब आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है ये आपको खुद को कमेंट करना है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न मैंने पहले करवा दिया है, ठीक है। पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है स्टैटिक जीके का पार्ट 1 में सबसे पहला प्रश्न यही था, राइट। उसके बाद में फिर आपके लिए एक यहाँ पर होमवर्क है, वो ये है कि त्वरण यहाँ पर मैंने लिखा है और क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब त्वरण के बारे में आपको डिटेल में लिखना है कमेंट में, और उसके बाद में आपको सेंड करना है, ठीक है। तो ये काम 2 आपको करना है, राइट। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट 2 कंप्लीट होता है, और धीरे धीरे आपको जो प्रश्नों की संख्या है वो बढ़ी हुई मिलेगी। पिछली क्लास में हमने केवल 10 लिए थे, अभी यहाँ पे कितने हैं, तो 15 है यहाँ पर, लेकिन 15 क्वेश्चन यहाँ पे लिए, लेकिन कम से कम यहाँ पर प्रश्नों को संख्या की बात करें इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 30 से 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न ऐड हो जाते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इसको यहाँ पर एंड करेंगे, और यदि चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।